वेलकम टू ब्राइट बोर्ड लर्निंग। कैसे हो बच्चों? वेलकम टू दिस न्यू सीरीज। मैं क्लास 6 की साइंस और सोशल स्टडीज के एनसीईआरटी के चैप्टर्स के लेक्चर्स लेने वाली हूँ और इस न्यू सीरीज में पूरी प्लेलिस्ट बनेगी क्लास 6 की साइंस एंड क्लास 6 की सोशल स्टडीज की। ठीक है, ये आपको प्लेलिस्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वहाँ पे सारे वीडियोस होंगे, चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, और आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, और जो नहीं समझ में आएगा वो आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, तो हम आज सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी साइंस का डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर फटाफट से इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं। अब देखो, आप अपने सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें देखो, आपको जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं, ठीक है, आपको देखोगे सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। आपको प्लांट्स दिख रहे हैं, प्लांट्स भी डिफरेंट टाइप्स के हैं। ठीक है, एनिमल्स दिख रहे हैं, डिफरेंट टाइप के हैं, इंसेक्ट्स हैं, सब दिख रहे हैं, सब डिफरेंट टाइप के, बर्ड्स हैं, फिशेज हैं, वाटर में भी कितनी वैरायटी है। हर जगह आप देखोगे वहां पर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स और प्लांट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यही है हमारे लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट, एक वाइड रेंज है, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें हर टाइप के, छोटे से लेकर के बड़े बड़े एलिफेंट्स तक, इतने लार्ज साइज एनिमल्स हैं। ठीक है, और छोटा सा एक इंसेक्ट, एक चींटी जितना इंसेक्ट भी है। तो ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। छोटे से प्लांट्स भी होते हैं और बड़ी बड़ी टॉल ट्रीज भी हैं। तो ये सब क्या है, डाइवर्सिटी है हमारे लिविंग वर्ल्ड में। ठीक है, तो हम आज के इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। ठीक है, हमें प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रुप क्यों करना पड़ता है, उसकी जरूरत क्यों है ग्रुपिंग की, वो हम देखेंगे। फिर प्लांट्स को कैसे ग्रुप किया जा सकता है, एनिमल्स को कैसे ग्रुप करते हैं, हम उनकी ग्रुपिंग्स देखेंगे। ठीक है, हम हैबिटेट्स के बारे में जानेंगे, हैबिटेट क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है। फिर प्लांट्स और एनिमल्स में कुछ एडेप्टेशंस होती हैं, उसके बारे में भी समझेंगे। और फिर बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या होता है। ठीक है, ये सब हम आज के चैप्टर में कवर करने वाले हैं। अब सबसे पहले आप अपने चारों तरफ देखो, कितने टाइप के प्लांट्स हैं। किसी की स्टेम सॉफ्ट है, किसी की स्टेम बहुत हार्ड है। ठीक है, कोई बहुत छोटा सा प्लांट है, कोई बहुत टॉल प्लांट है। ऐसे ही आप एनिमल्स में भी देखोगे। ठीक है, प्लांट्स में ये जैसे मैंने आपको बताया, कुछ टॉल है, कुछ शॉर्ट है। ठीक है, लीव्स, प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लीव्स है। सब प्लांट्स में आप देखो लीव्स डिफरेंट है। ठीक है, उनका स्टेम पे अरेंजमेंट भी डिफरेंट है ना। किसी में ऐसे ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है लीव्स का, किसी में इस तरीके से अरेंज्ड है लीव्स। ठीक है, आप डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स देखोगे लीव्स के भी। तो स्टेम पे डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट है लीव्स का, उनकी ब्रांचेस भी डिफरेंट हैं। ठीक है, किसी में लार्ज ब्रांचेस हैं, किसी में शॉर्ट हाइट पे ही ब्रांचेस होती हैं, नीचे से ही ब्रांचेस स्टार्ट हो गई। ट्रीज में आप देखोगे तो ऊंची हाइट पे ब्रांचेस हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी वैरायटी प्लांट्स में है। साथ ही आप अगर एनिमल, अगर हम उसमें देखें एनिमल किंगडम में, तो उसमें भी हमको बहुत सारी वैरायटीज देखने को मिलेगी। कोई लैंड पे रहता है, कोई वाटर में है, कोई एयर में है। ठीक है, कोई ट्रीज पे रह रहे हैं। साथ ही कुछ एनिमल ग्रासेस खाते हैं, कोई दूसरे एनिमल को खा रहे हैं, कुछ दोनों को कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस टाइप से आप बहुत सारी वैरायटीज देखोगे। ठीक है, कोई छोटा सा इंसेक्ट है, कोई इतना बड़ा लार्ज एलिफेंट भी है हमारे यहाँ अर्थ पे। तो इतनी वैरायटी है। ये क्या है, यही जो वैरायटी है, दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। इसी वैरायटी को क्या बोलते हैं हम? इसी को बोलते हैं हम बायो डाइवर्सिटी। ठीक है, ये जो डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स हम अपने अराउंड देख रहे हैं, ये सब बना रहे हैं बायोडाइवर्सिटी। द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन द पर्टिकुलर रीजन। किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, हम किसी एक एरिया की बात करें, वहां पर जो डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स मिल रहे हैं, जो उनकी डिफरेंट वैरायटीज मिल रही हैं, दैट फॉर्म्स द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। उस रीजन की बायोडाइवर्सिटी बना रहे हैं वो। ठीक है, वहां क्या है, डाइवर्स मीन्स डिफरेंट, है ना। डाइवर्स मीन्स डिफरेंट, है ना। और बायो मीन्स, बायो का मतलब क्या होता है बेटा? बायो का मतलब होता है लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, रिलेटेड टू लाइफ। तो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स जो हमको मिल रही हैं, है ना,
किसी भी एक रीजन में, वो उस रीजन की कहलाती है, उस एरिया की कहलाती है बायोडाइवर्सिटी। ईच ऑर्गेनिज्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ रोल इन इट। अब हर ऑर्गेनिज्म जो बायोडाइवर्सिटी के जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, हर एक का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हम देख रहे हैं सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, कोई फूड के लिए डिपेंड कर रहा है, ठीक है। हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं और प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, और वो ऑक्सीजन हमको, हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम जो एनिमल्स हैं वो इनहेल करते हैं, ठीक है। ह्यूमंस और एनिमल्स जो है वो ये ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं। तो क्या है, प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, हम गैसेस के लिए भी प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, हम फूड नीड्स के लिए भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। जो हर्बीवोर्स हैं वो प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, वो अपनी फूड नीड के लिए किस पे डिपेंड कर रहे हैं, वो प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं। और जो एनिमल्स दूसरे एनिमल को कंज्यूम कर रहे हैं, हर्बीवोर्स को, जैसे लायन है वो क्या कर रहा है, डियर को कंज्यूम कर रहा है, खा रहा है, ठीक है। तो जो डियर है वो क्या है, वो एक हर्बीवोर है, वो प्लांट पे डिपेंड कर रहा था। और जो लायन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डियर पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ एक डिपेंडेंसी है ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। तो ये अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ये प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इस तरीके से, क्योंकि क्या ये एक बैलेंस बना के रखते हैं इन्वायरमेंट में। जैसे ऑक्सीजन जो हमने प्लांट से ली, हमने उसको एक बैलेंस मेंटेन करके रखा है ऑक्सीजन का, ठीक है। फिर हमने क्या करा, हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी, प्लांट्स ने उस कार्बन डाइऑक्साइड से वापस ऑक्सीजन रिलीज करी, ये एक बैलेंस बना हुआ है। अब अगर हम इस बैलेंस को खराब कर दें, जैसे हम व्हीकल्स हैं, ठीक है, हम फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं, जैसे कि हम पेट्रोल बर्न कर रहे हैं, ठीक है, लकड़ी जला रहे हैं, इनसे क्या होता है, इनसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रही है, जिसी को हम कह रहे हैं ना आजकल की इन्वायरमेंट में पोल्यूशन है, ये पोल्यूशन क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहा है। तो हम उस बैलेंस को खराब कर रहे हैं। अदरवाइज जो बायोडाइवर्सिटी है, ये जो बैलेंस है, एक नेचर अपना बैलेंस मेंटेन करके रखती है, ठीक है। अब प्लांट्स को कंज्यूम करने के लिए कुछ एनिमल्स है, तो इससे प्लांट्स का नंबर नहीं बढ़ेगा, ठीक है, एक पॉइंट तक ही जाएगा। फिर उसके बाद ये जो प्लांट्स हैं, ये जो एनिमल्स हैं, अब ऐसा ना हो कि अगर लायन नहीं होगा तो डियर का नंबर आउट नंबर हो जाएगा, तो उनको भी कंज्यूम करने के लिए लायन है, लायंस का नंबर भी एक मेंटेन्ड है। अगर बहुत सारे लायन हो गए तो सारे डियर कंज्यूम खा जाएंगे, वो तो होगा ना। तो ये एक बैलेंस मेंटेन होता है यहाँ पे नेचर में, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है ये इसी बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करती है। अब हमें ग्रुपिंग क्यों करनी है पर प्लांट्स और एनिमल्स की, जब हमें प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी करनी होती है तो क्या होता है ना, अब हर प्लांट और एनिमल के एक तो नाम डिफरेंट होते हैं, हर रीजन में उसका नाम डिफरेंट मिलेगा आपको। कई बार क्या होता है, आप ऐसे स्टडी नहीं कर पाते हो इजीली, आसानी से। अब अगर हम अपने घर में भी देखें, अगर हम घर को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, हमने अपनी बुक्स को अपनी जगह पर नहीं रखा, उनकी शेल्फ में हमने कहीं भी छोड़ दिया, तो क्या होगा, हमको मिलेंगी ही नहीं। फिर हमें जब अगली बार चाहिए तो हम बुक्स ढूंढते रहेंगे, कहाँ गई मेरी बुक, यहाँ रखी थी, वहां रखी थी, कहाँ है। तो आपको वो बुक ढूंढने के लिए फिर आपको इधर उधर जाना पड़ेगा, आप उसको ढूंढोगे, परेशान होगे। ऐसे ही एनिमल्स और प्लांट्स को भी कुछ ग्रुप्स में रखा जाता है, जिससे हमें पढ़ने में आसानी हो। अब अगर हम किसी प्लांट के बारे में बात करें, तो अगर हमने उसकी ग्रुपिंग कर रखी है और हमने उसको ट्रीज वाले ग्रुप में रखा है, तो हमको पता है कि ये जिस प्लांट की बात हो रही है वो ट्रीज, एक ट्री है। अब हम उसके स्ट्रक्चर को, हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, हम उसके फीचर्स को समझ सकते हैं, अपने आप एक दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ट्री है तो उसकी स्टेम ऐसे थिक एंड टॉल होगी, ठीक है। तो हमें एक चीज समझ में आ गई। अब अगर हमें कोई बोलता है कि हमें क्या है, फिश की स्टडी करनी है, तो हमें पता है कि फिश एक में क्या है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, एक वाटर में रहने वाला एनिमल है। तो हमें पता है कि वाटर में रहने वाले एनिमल्स में गिल्स होंगे ब्रीथ करने के लिए, हमें उसके कुछ स्पेशल फीचर्स हमें पता होंगे, ठीक है। तो हम इस तरीके से उनको इजीली स्टडी कर सकते हैं। इसीलिए हम प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रुप करते हैं, ताकि हमें उनके बारे में स्टडी करने में, उस एनिमल के अगर हम पूरे ग्रुप की ओवरऑल एक स्टडी करें, तो हम मेन मेन उनके जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उससे हम इजीली उनको स्टडी कर सकते हैं। वो जिस ग्रुप में है उसके जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हमें पता है कि उस ग्रुप में रहने वाले ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में मिलेंगे, तो हम इजीली उनको स्टडी कर पाएंगे। The way we organize our stuffs in our house or you arrange your cupboards, living organisms are arranged into different groups.
ठीक है, जैसे आप अपनी कबर्ड्स ऑर्गेनाइज करते हो, अपने हाउस में, अपने घर में सामान ऑर्गेनाइज करते हो, ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज किया जाता है। कैसे ग्रुप करते हैं? दे आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम फीचर्स, उनके फीचर्स के बेसिस पे, है ना, उनके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बेसिस पे। जैसे हाइट के बेसिस पे हम प्लांट्स को ग्रुप कर सकते हैं, फ्लावर्स की प्रेजेंस, फ्लावर है नहीं है, ठीक है, ईटिंग हैबिट्स, एनिमल्स की ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पे भी हम उनको ग्रुप करते हैं, वो कैसे चलते हैं, हाउ दे मूव, उस पर भी हम उनको ग्रुप करते हैं, ठीक है। दीज ग्रुपिंग कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड ऑर्गेनिजम्स बेटर एंड स्टडी देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। ये ग्रुपिंग हमको ईजिली हेल्प करती है, हमको हेल्प करती है कि हम ईजिली उस ऑर्गेनिज्म को समझ सकते हैं, उसकी क्या सिमिलैरिटीज़ हैं दूसरे ग्रुप ऑफ एनिमल्स से, ठीक है, उनके क्या डिफरेंसेस होंगे आपस में। इस तरीके से हम इजीली ऑर्गेनिजम्स को समझ पाते हैं। अगर हम प्लांट्स को और एनिमल्स को ग्रुप करते हैं तो हम ग्रुप्स के बेसिस पे स्टडी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि प्लांट्स में ग्रुपिंग कैसे करते हैं, ठीक है। कई मेथड्स हैं ग्रुप करने के। यहाँ पे हम जो मेथड देख रहे हैं पहले है ऑन द बेसिस ऑफ वेदर दे बेयर फ्लावर्स और नॉट, कि उनमें फूल आते हैं या नहीं आते। तो इसमें दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, एक होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स जिसमें आपको फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, जैसे हमारा रोज है, सनफ्लावर है, मैरीगोल्ड है, देख रहे हो आप, इनमें फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर होते हैं, ठीक है। ये फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो कहलाएंगे फ्लावरिंग प्लांट्स। और जिनमें फ्लावर्स नहीं आते हैं वो होते हैं नॉन फ्लावरिंग, जैसे फर्न्स एंड मॉसेस, दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये प्लांट्स हैं पर इनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ ग्रुपिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ हाइट एंड टाइप ऑफ स्टेम, प्लांट की हाइट और उनकी स्टेम के टाइप पे कि किस टाइप की स्टेम है। इसमें 5 टाइप्स हम कहेंगे, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। हर्ब्स जो होते हैं इनमें सॉफ्ट स्टेम होती है, ठीक है, इनमें कैसी स्टेम होती है? सॉफ्ट ग्रीन स्टेम होगी। इसमें वुडी स्टेम होती है बट हाइट शॉर्ट होती है, ठीक है, क्लोज टू द ग्राउंड। ट्रीज में थिक एंड टॉल, टॉल प्लांट्स होंगे और इनमें थिक स्टेम होती है। क्लाइंबर्स में स्टेम वीक होती है और इनको सपोर्ट चाहिए होता है, कहीं भी चढ़ने के लिए दे नीड अ सपोर्ट, है ना। क्रीपर्स सपोर्ट नहीं लेते, दे क्रॉल ऑन द ग्राउंड, ठीक है, इनकी भी स्टेम वीक होती है और इनके फ्रूट्स जो होते हैं वो इतने लार्ज साइज होते हैं कि दे कैन नॉट इवन क्लाइंब, तो ये सिर्फ ग्राउंड पे क्रीप करते रहते हैं। सबसे पहले ट्रीज देखो, ट्रीज आर टॉल एंड हैव हार्ड थिक ब्राउन वुडी स्टेम। टॉल होते हैं, ऊंचे से लंबे से पेड़ होंगे, हार्ड इनकी स्टेम होती है, ठीक है, स्टेम कितनी हार्ड होती है इनकी, ठीक है, थिक होगी, ब्राउन वुडी स्टेम। ब्रांचेस स्टार्ट हायर अप ऑन द स्टेम अवे फ्रॉम द ग्राउंड, जो इनकी ब्रांचेस हैं वो स्टेम पे बहुत ग्राउंड से काफी ऊपर आने पर ब्रांचेस स्टार्ट होती हैं, ठीक है, जब स्टेम काफी ऊपर होती है तब इनकी ब्रांचेस स्टार्ट होती हैं, ठीक है। एग्जांपल है मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, ओक ट्री। तो इनकी जो ब्रांचेस हैं वो ग्राउंड से काफी ऊपर से स्टार्ट होती हैं स्टेम पे, ठीक है, और टॉल होते हैं, हार्ड थिक वुडी स्टेम होगी, ये इनके फीचर्स हो गए ट्रीज के। नाउ कम्स द श्रब्स। श्रब्स ट्रीज जितने हार्ड नहीं होते, बहुतों में ब्राउन वुडी स्टेम होती है पर इनकी जो ब्रांचेस होती है ना वो क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड के काफी नियर होती है, ठीक है, इनकी जो ब्रांचिंग होगी वो ग्राउंड से काफी पास में हो जाती है ना, यहाँ से ग्राउंड से ज्यादा ऊपर नहीं होती। और नॉट एज टॉल एज ट्रीज, दे आर नॉट एज टॉल एज ट्रीज, तो ट्रीज जितने ऊंचे भी नहीं होते हैं, ठीक है, मीडियम हाइट तक होते हैं। जैसे रोज प्लांट, बहुतों में ब्राउन वुडी स्टेम होती है, किसी किसी में आप ग्रीन स्टेम भी मिलेगी, जैसे आप रोज वगैरह देखोगे आपको लगेगा ग्रीन ही स्टेम है, बट इट्स नॉट हर्ब, इट्स अ श्रब, क्योंकि इसमें थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसमें झाड़ी जैसा हो जाएगा, थोड़ा ऊंचा होगा पर उसमें फिर ब्रांचेस भी होती हैं, ठीक है, द ब्रांचिंग आर क्लोज टू द ग्राउंड। हिबिस्कस, चाइना रोज जैसे बोलते हैं हिबिस्कस, बोगनवेलिया, लेमन, ये होते हैं श्रब्स, ठीक है। हम अभी स्टेम के बेसिस पे इनको क्लास ग्रुप कर रहे हैं प्लांट्स को, ठीक है। फिर आते हैं हर्ब्स, ये स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिनमें सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम होगी, बहुत छोटी सी ग्रीन स्टेम, जैसे आप ये कोरिएंडर में देख रहे हो, ये कितनी सॉफ्ट सी पतली सी स्टेम है ग्रीन कलर की, ठीक है, ये होते हैं हर्ब्स। एग्जाम्पल टोमेटो प्लांट, कोरिएंडर, स्पिनच, ये हर्ब्स होते हैं, ठीक है।
फिर आते हैं क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स में वीक स्टेम होगी और इन्हें सपोर्ट चाहिए होता है क्लाइंब करने के लिए, ग्रो करने के लिए इन्हें एक सपोर्ट चाहिए, ठीक है। उसकी हेल्प से, उस सपोर्ट की हेल्प से ये क्लाइंब कर जाते हैं। जैसे वॉल है या कोई भी ट्री है, उसको भी सपोर्ट लेके ये ऊपर क्लाइंब कर जाएंगे। एग्जाम्पल ग्रेप वाइन, मनी प्लांट, है ना। नेक्स्ट है क्रीपर्स। क्रीपर्स हैव वीक स्टेम। इनकी भी वीक स्टेम होती है, बट दे क्रीप ऑन द ग्राउंड, क्योंकि इनके जो फ्रूट्स होते हैं दे आर वेरी लार्ज एंड हैवी, है ना। जैसे वाटरमेलन है, पंपकिन हो गया, ठीक है। इनकी क्या है, फ्रूट्स बहुत हैवी है, तो ये अगर क्लाइंब भी करेंगे तो ये गिर जाएंगे उनके वेट से। इसलिए ये क्लाइंब नहीं करते, ये सिर्फ क्रीप करते हैं ग्राउंड पे, ऐसे बस ग्राउंड पे ही फैलते जाते हैं। ये तो था, हमने करा स्टेम के बेसिस पे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लाइफ स्पैन। प्लांट की लाइफ कितनी लंबी है, कब कितने टाइम में वो अपनी लाइफ कंप्लीट कर रहा है, उसके बेसिस पे प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में रखा जाता है। एनुअल प्लांट्स, बाइनियल प्लांट्स एंड पेरिनियल प्लांट्स, ठीक है। एनुअल प्लांट्स कौन से होते हैं? एनुअल प्लांट सिर्फ एक सीजन तक सर्वाइव करते हैं, ठीक है। दे सर्वाइव ओनली 1 सीजन। जैसे कि जो हमारे हर्ब्स होते हैं, हम जो कोरिएंडर है, ठीक है, और मस्टर्ड हो गया, सरसों के खेत देखे होंगे आपने, ठीक है। सरसों सर्दियों में लगती है सिर्फ एक सीजन तक। वीट है, इसका भी एक सीजन है, नवंबर दिसंबर में इसको सो करते हैं, मार्च में हार्वेस्ट कर लिया जाता है, मार्च अप्रैल में। तो ये सिर्फ इतने ही सीजन में अपनी कंप्लीट करते हैं लाइफ साइकिल एंड दे डाई ऑफ। उसके बाद जो इनके सीड्स है वो फिर नेक्स्ट सीजन में फिर वापस से, जब उनको कंडीशंस मिलती है, राइट कंडीशंस, दे जर्मिनेट, उनको सो किया जाता है और वो जर्मिनेट करके फिर नया प्लांट बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही ग्राम, मेज, ठीक है, ग्राम होता है चना, और मेज मक्का, ये क्या है, ये एनुअल प्लांट्स है, मतलब कि ये सिर्फ एक सीजन में अपनी साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। दूसरे टाइप के प्लांट्स होते हैं बाइनियल प्लांट्स। ये अपनी लाइफ साइकिल 2 ईयर्स में कंप्लीट कर रहे हैं। कितने ईयर्स में? बाई मीन्स 2। बाई का मतलब होता है 2। बाई, बी आई, बाई मीन्स 2। ये जो प्लांट्स हैं बाइनियल प्लांट्स, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 ईयर्स। मतलब एक साल में, फर्स्ट ईयर में क्या होता है, जब इन्हें सो किया गया, इनके सीड सो किए गए, तो इनसे जो प्लांट निकला, दे डेवलप ओनली द वेजिटेटिव पार्ट, मतलब लीव, स्टेम, ये सब ग्रो करा। सेकेंड ईयर में इनमें फ्रूट्स आते हैं, ठीक है। फ्लावर और फ्रूट सेकेंड ईयर में आएंगे। तो फर्स्ट ईयर में सिर्फ इनकी स्टेम और लीव्स ग्रो करती हैं, वेजिटेटिव पार्ट ग्रो करता है, एंड इन द सेकेंड ईयर ये इनके फ्लावर्स और फ्रूट्स आते हैं, ठीक है। सेकेंड ईयर में इनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स आएंगे। एग्जाम्पल होता है रेडिश, कैरेट एंड टर्निप, दे आर बाइनियल प्लांट्स। तो दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 ईयर्स, ठीक है। तो 2 ईयर्स में ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है पेरिनियल प्लांट्स। ये पेरिनियल प्लांट्स बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं, दे लिव फॉर सेवरल ईयर्स, है ना। ये कोई 1-2 साल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करते हैं और खत्म हो जाते हैं, नहीं, दे लिव फॉर सेवरल ईयर्स। इसमें हमारे श्रब्स होते हैं, ठीक है, ट्रीज होते हैं, ट्रीज लिव फॉर मेनी मेनी ईयर्स, ठीक है। इवन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक भी सर्वाइव करती हैं ट्रीज। तो जो ट्रीज होते हैं दे आर पेरिनियल प्लांट्स, ठीक है। श्रब्स भी हैं, रोज, रोज का प्लांट आप देखोगे इजीली एक साल में कोई खत्म नहीं होता है, सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। तो मैंगो, गुआवा, नीम, ठीक है, ये पेरिनियल प्लांट्स होते हैं। अब एक क्विज कर लेते हैं छोटा सा, ठीक है। आपको बताना है, आई गिव यू 10 सेकेंड्स टू आंसर इट, फिर चेक करना कि आंसर सही है या नहीं, ठीक है। विच अमंग द गिवन ऑप्शंस इज नॉट अ श्रब? इनमें से कौन सा ऑप्शन श्रब नहीं है, ठीक है, जल्दी बताओ। चलो, हिबिस्कस, हिबिस्कस इज अ श्रब, ठीक है। कोरिएंडर, कोरिएंडर श्रब होता है? नहीं, इसकी स्टेम थिन और वीक होती है, सो इट इज अ हर्ब। रोज, रोज इज ऑल्सो अ श्रब, एंड बोगनवेलिया इज ऑल्सो अ श्रब, बिकॉज इनकी वुडी स्टेम होती है, एंड जो इनकी ब्रांचिंग है, जो ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर होने पर ही इनमें ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर है? राइट आंसर है बी, कोरिएंडर। विच अमंग द गिवन ऑप्शंस इज नॉट अ श्रब? द आंसर इज कोरिएंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द पेरिनियल प्लांट्स? पेरिनियल प्लांट्स कौन से होते हैं, जल्दी बताओ। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है प्लांट विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 1 ईयर, 1 सीजन। नहीं, ये कौन से प्लांट्स होते हैं?
They are annual plants. Plants which complete their life cycle in one season are the annual plants. The next is plant which complete their life cycle in 2 years. जो 2 years में complete कर रहे हैं वो कौन से होते हैं? They are biennial plants. ठीक है, the plants which complete their life cycle in 2 years are biennial plants. And the plants which survive for several years, जो बहुत सालों तक survive करते हैं, they are the perennial plants. ठीक है, they are the perennial plants. So the right answer is answer C. ठीक है, next. Okay, अब ये बच्चे पूछ रहे हैं, can we group plants on the basis of leaf venation, root system and number of cotyledons in the seed? अब आप कहोगे लीफ वेनेशन क्या है, कॉटिलेडन्स क्या है, ये सब मैं बताती हूँ आपको. तो ये बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या हम उनको इनके बेसिस पे ग्रुप कर सकते हैं? यस वी कैन. आओ देखते हैं कैसे. सबसे पहले ना प्लांट के पार्ट समझो. ये तो पता ही है, ये रूट है, ठीक है, ये रूट है, ठीक है, ये रूट सिस्टम है, ये स्टेम है, यहाँ पे ब्रांचेस हैं स्टेम में, ये लीफ है, ठीक है, यहाँ पे फ्लावर भी है और फ्लावर से बन रहा है फ्रूट, और ये है पूरा शूट सिस्टम. ठीक है, अब हम रूट सिस्टम के बेसिस पे पहले देखेंगे. तो क्या हम रूट सिस्टम के बेसिस पे प्लांट्स को डिवाइड कर सकते हैं ग्रुप्स में? यस, प्लांट्स हैव टैप रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम. 2 टाइप के रूट सिस्टम्स होते हैं प्लांट्स में. ठीक है, एक होता है टैप रूट और एक होता है फाइब्रस रूट. क्या होते हैं ये? चलो, तो टैप रूट सिस्टम क्या होता है? इसमें क्या होता है, एक होती है मेन रूट. ठीक है, ये है सेंट्रिक मेन रूट, और इससे अराइज कर रही हैं ये सेकेंडरी रूट, और यहाँ से निकल रही हैं ये टर्जरी रूट्स. ठीक है, ये है सेकेंडरी रूट्स और मेन रूट से निकल रही हैं मेन रूट, या जिसे हम कहें ये है प्राइमरी रूट. ठीक है, और ये प्राइमरी रूट से निकल रही हैं हमारी सेकेंडरी रूट. ठीक है, और ये साइड में होती हैं टर्जरी रूट्स. ठीक है, ये है टर्जरी रूट्स. अब यहाँ क्या है, इस टाइप के प्लांट्स को जिसमें टैप रूट सिस्टम होता है ना, इसको डिफिकल्ट होता है, बहुत आसानी से आप ऐसे पुल नहीं कर सकते सॉइल में से. ठीक है, क्योंकि ये टैप रूट सिस्टम बहुत अच्छे से सॉइल को होल्ड करके रखता है. ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स को अपने अंदर ट्रैप करके अच्छे से प्लांट को फिक्स करे रखता है, तो इसको इजीली आप प्लांट को पुल नहीं कर सकते हो सॉइल में से. ठीक है, इसके एग्जाम्पल होंगे हिबिस्कस, मस्टर्ड प्लांट, सदाबहार. ठीक है, सदाबहार में पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं, वो देखा होगा आपने सदाबहार, रेडिश, कैरेट, इनमें सब में टैप रूट सिस्टम मिलेगा. रेडिश और कैरेट तो हम इनकी रूट्स को कंज्यूम ही करते हैं. ठीक है, रेडिश और कैरेट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें एडिबल पार्ट क्या है? क्या रूट ही तो है, रूट में ही तो फूड स्टोर्ड है. तो यहाँ पे हम क्या है, रेडिश और कैरेट में भी टैप रूट सिस्टम मिलेगा. ठीक है, तो टैप रूट में क्या होता है, एक मेन प्राइमरी रूट होती है, मेन वन रूट जो है ये होती है प्राइमरी रूट, दैट ग्रोज वर्टिकली डाउनवर्ड इनटू द सॉइल, और इससे अराइज करती हैं साइडवर्ड लेटरल रूट्स. ठीक है, दूसरा होता है फाइब्रस रूट सिस्टम. ये जो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है इसको एडवेंटिशियस रूट्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इनको? एडवेंटिशियस रूट्स. क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स. यहाँ पे जो हमारी स्टेम है, ये जो प्लांट की स्टेम होती है उसके बेस से ऐसे पूरा बंच रूट्स का ओरिजिनेट कर रहा होता है. ठीक है, ऐसा कोई यहाँ पे मेन रूट नहीं है जिससे साइड रूट्स निकल रही हैं. यहाँ पे पूरा एक सेम साइज की रूट्स होती हैं और ये स्टेम के बेस से अराइज कर रही हैं. बेस मतलब उसका जो नीचे का पोर्शन है स्टेम का, यहाँ से डायरेक्टली रूट्स ऐसे बंच में पूरे ग्रुप में अराइज हो रही होती हैं. ठीक है, प्लांट्स विद फाइब्रस रूट सिस्टम कैन बी इजीली पुल्ड फ्रॉम द ग्राउंड. अब आप कोई घास निकालो, ग्रास निकालना, ग्रास में होता है फाइब्रस रूट सिस्टम. ठीक है, तो जब आप उसको करोगे, ग्राउंड से पुल करोगे तो वो इजीली निकल जाती है. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड, ये जो रूट्स होती है ये कहलाती है फाइब्रस रूट्स. इसके एग्जाम्पल हैं ग्रास, व्हीट, राइस एंड मेज. अब रूट्स का फंक्शन क्या है? रूट्स का फंक्शन क्या है? एक तो ये प्लांट को सॉइल में होल्ड करके रखती है, साथ ही वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करती है, ये तो पता ही है आपको. सॉइल के पार्टिकल्स को भी होल्ड करे रखती है आपस में. इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती है. सॉइल वाटर और विंड के साथ इजीली बह नहीं जाती है, तो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर रही है. साथ ही इन सम प्लांट्स रूट्स आर मॉडिफाइड एंड स्टोर फूड. कुछ प्लांट्स में जो रूट्स हैं वो मॉडिफाई होकर क्या कर रही है, फूड स्टोर कर रही है.
ठीक है, जैसे हमारा रेडिश और कैरेट है, तो ये फूड स्टोरेज का भी काम करती है रूट्स। अब हमने रूट स्ट्रक्चर के बेसिस पे, रूट सिस्टम के बेसिस पे देखा, टू टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम है, टैप रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, अब हम लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं और लीफ वेनेशन देखते हैं। तो लीफ का स्ट्रक्चर समझो पहले। जो हमारी लीफ होती है, इसमें ये जो ग्रीन फ्लैटेंड पार्ट है लीफ का, हम जो ग्रीन पार्ट देखते हैं फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, ये कहलाता है लैमिना। इसे क्या बोलते हैं? लैमिना, या लीफ ब्लेड भी बोलते हैं इसको। ये जो ग्रीन फ्लैट स्ट्रक्चर होता है लीफ का, इसको बोलते हैं लैमिना और लीफ ब्लेड। इसमें आपको बीच में ये एक ऐसे लाइन दिख रही है, ये वेन दिख रही है बीच में, इसे बोलते हैं मिडरिब। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? मिडरिब या मेन वेन। ठीक है, यहाँ ये इस मिड रिब से आपको ऐसे साइड्स में, ये साइड्स में वेन्स दिख रही हैं, ये कहलाती हैं वेन्स। ठीक है, इन्हें कहते हैं वेन्स। तो ये होती हैं साइड्स में, जो ये लेटरली इससे अराइज कर रही हैं मिड रिब से, ये होती हैं वेन्स। ठीक है, और ये जो लीफ का ये जो एज है, ये जो आप साइड्स में एज देख रहे हो, ये होता है मार्जिन। ये होता है मार्जिन, और इसकी ये पॉइंटेड पार्ट कहलाता है टिप। यहाँ पे होती है स्टेम। ठीक है, स्टेम से अटैच है हमारी लीफ। तो ये जिस पॉइंट पे, जहां पे ये लीफ अटैच होती है स्टेम से, इसको कहा जाता है, इस पॉइंट को कहते हैं लीफ बेस। ठीक है, जहां ये लीफ हमारी स्टेम से अटैच होती है, इसको कहते हैं लीफ बेस। और इस लीफ बेस को और ये जो हमारा लैमिना है, लीफ ब्लेड है, इसको कनेक्ट करती है ये। ठीक है, इसे कहते हैं लीफ स्टॉक। ये जो कनेक्ट कर रही है, एक जो कनेक्शन है ये, ठीक है, लीफ बेस का इस लैमिना से जो कनेक्शन है, ये पोर्शन कहलाता है लीफ का लीफ स्टॉक, या इसे बोलते हैं पिटियोल। ठीक है, ग्रीन फ्लैटेंड पार्ट इज कॉल्ड लैमिना और लीफ ब्लेड। ये जो ग्रीन फ्लैटेंड पार्ट है, इसे बोलते हैं लैमिना या लीफ ब्लेड। ठीक है, ये लीफ स्टॉक होता है कॉल्ड पीटियोल, इसको पीटियोल भी बोलते हैं। इट कनेक्ट्स लीफ ब्लेड टू द लीफ बेस, लीफ ब्लेड को लीफ बेस से कनेक्ट कर रहा है। ये जो लीफ बेस है, ये पॉइंट होता है जहां पे लीफ इज अटैच टू द स्टेम। ठीक है, यहाँ पे इस लीफ बेस की हेल्प से लीफ हमारी स्टेम से अटैच्ड होती है। ठीक है, यहाँ लीफ में हमें एक लार्ज वेन, थिक वेन दिखाई दे रही है एक बीच में, ये होती है मिडरिब और मेन वेन। यहाँ से वाटर एंड फूड का फ्लो होता है। ठीक है, जो वाटर आता है स्टेम से, रूट्स ने एब्जॉर्ब किया स्टेम के थ्रू, यहाँ इस मिड रिब के थ्रू लीव्स में जाता है वाटर। ठीक है, और जो लीव ने फूड प्रिपेयर किया, वो भी यहीं से ही वापस दूसरे पार्ट्स में, प्लांट के दूसरे पार्ट्स में जाता है। ये मिड रिब से साइड्स में हो रही हैं ये लेटरल वेन्स हैं। अब ये मिड रिब और ये जो वेन्स हैं, ठीक है, ये जो वेन्स हैं हमारी, इनका जो अरेंजमेंट होता है लीफ पे, आप देखोगे हर टाइप की लीफ में अलग अलग अरेंजमेंट मिलेगा इन वेन्स का। हर लीफ में ऐसा ही अरेंजमेंट नहीं होता जैसा इसमें दिख रहा है, हर लीफ में अलग अलग टाइप का अरेंजमेंट होता है वेन्स का। उसके बेसिस पे उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं वेनेशन। जो वेन्स, जो ये वेन्स हैं, इनका लीफ में जो अरेंजमेंट होता है, उसको कहा जाता है वेनेशन। अब इसमें होता है एक रेटिकुलेट वेनेशन, एक पैरेलल वेनेशन। ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है? यहाँ पर एक नेट लाइक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। इसमें आप देख पा रहे हो नेट लाइक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ये तो है मेन वेन। ठीक है, यहाँ से ये निकल रही है ये वेन्स। ठीक है, ये तो मिड रिब है और यहाँ से निकल रही है ये वेन्स। आप इसमें देख रहे हो, ऐसे ध्यान से देखोगे आप, ऐसे और भी वेन्स निकल रही हैं। ये ऐसे एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। ठीक है, देयर इज अ नेट लाइक पैटर्न फॉर्म बाय वेन्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द मिडरिब। तो मिडरिब के दोनों साइड पे ऐसे नेट लाइक पैटर्न बन रहा होता है। ठीक है, दोनों ही साइड पे बनेगा, इस साइड भी और इस साइड भी, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड पे जो ये वेन्स का एक नेटवर्क बन रहा होता है, एक जाला सा बन रहा होता है इनका नेट लाइक, उसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ये आपको मिलेगा चाइना रोज की लीफ में, पीपल प्लांट की, पीपल ट्री की लीफ में। ठीक है, आप
कोई भी देखना आपके आसपास, जब कहीं आपको दिखे हिबिस्कस का प्लांट हो, उसकी लीफ देखना, आप लीफ तोड़ना नहीं है, सिर्फ लीफ को स्टडी करना आप देख के प्लांट में ही, उसमें इस तरीके का विनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, उसमें नेट लाइक पैटर्न देखने को मिलेगा। पीपल की लीफ में आपको बहुत इजीली दिखेगा ये अच्छे से। फिर दूसरा टाइप का विनेशन होता है पैरेलल विनेशन। इसमें वेन्स एक दूसरे से पैरेलल रन करती है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? द लाइंस दैट डू नॉट मीट। तो यहाँ पर ये लाइंस आपस में इक्वी डिस्टेंट पे है ना, इनके बीच में ये जो ये डिस्टेंस है ये सेम होता है, तो इस तरीके से रन करती हैं ये वेन्स, ठीक है। तो यहाँ पर वेन्स जो होती हैं ये एक दूसरे से पैरेलली अरेंज्ड है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आप कैसे पैरेलल अरेंज्ड है वेन्स, है ना। और ग्रास में भी देखोगे आप, ग्रास की जो लीव्स होती हैं उसमें इस तरीके से अरेंज्ड होंगी वेन्स, ठीक है, ऐसे अरेंज्ड होती हैं। ऐसे ना होके कैसे होंगी? ऐसे अरेंज्ड होंगी, ठीक है। ये होता है पैरेलल विनेशन। ये पैरेलल विनेशन हमें देखने को मिलता है बनाना की लीफ में, ग्रासेस में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये होगा पैरेलल वेनेशन। अब इन वेन्स का फंक्शन क्या है? एक तो ये लीफ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, ताकि वो हॉरिजॉन्टली ऐसे उसको स्ट्रेंथ में रहती है, नहीं तो ऐसे गिर जाएगी, ड्रूप कर जाएगी, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रही है वेन्स। साथ ही वाटर और मिनरल्स को रूट से लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है इनका वेन्स का। जो फूड प्रिपेयर किया है लीफ ने उसको भी दूसरे पार्ट्स तक ले जाती है वेन्स, ठीक है। इन वेन्स की मदद से ही जो खाना प्रिपेयर किया है लीफ ने वो दूसरे प्लांट्स तक जाता है, दूसरे पार्ट्स तक जाता है प्लांट के, राइट। अब एक रिलेशनशिप होता है रूट सिस्टम और लीफ वेनेशन के बीच में, ठीक है, इसको स्टडी करते हैं हम। जनरली अगर आप बहुत सारे प्लांट्स को इस तरीके से ऑब्जर्व करना कि उनकी लीफ में कौन सा वेनेशन है और उनका रूट सिस्टम क्या है, ठीक है। आप एक ऑब्जर्वेशन बनाओ और आप देखो, बहुत सारे टाइप के प्लांट्स देखना और उसमें पाना आप देखोगे कि जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है, जिनकी लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन, यानी कि जहाँ पे वेन्स नेट लाइक पैटर्न बना रही हैं, जो रेटिकुलेट वेनेशन है, उन प्लांट्स में आपको टैप रूट सिस्टम मिलेगा, ठीक है। उन प्लांट्स में आपको टैप रूट सिस्टम मिलेगा। और जिन प्लांट्स में पैरेलल वेनेशन है जिनकी लीव्स में, वहाँ फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे ग्रास है, ग्रास में फाइब्रस रूट होता है और वहाँ पे वेनेशन होता है पैरेलल वेनेशन। सदाबहार प्लांट में टैप रूट होती है और वहां मिलता है रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। वीट है, वीट में फाइब्रस रूट सिस्टम होता है और साथ में उसकी लीव्स में होता है पैरेलल वेनेशन, ठीक है। ये आप रिलेशनशिप नोट करोगे जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स को ऑब्जर्व करोगे। अब सीड्स के बेसिस पे दो टाइप के सीड्स होते हैं, एक होता है डाइकॉट और एक होता है मोनोकॉट। डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट्स। जहाँ सीड्स में क्या होता है, सीड्स में दो कॉटिलेडन्स होते हैं। कॉटिलेडन्स क्या होते हैं? ये वो सीड के पार्ट्स हैं जो सीड को फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने एक चने का सीड लिया, चिकपी या छोले का छोला लो, आप उसको सोक करना, ठीक है। और जब आप उसको सोक करके ओवरनाइट रात भर सोक करने देना, अगले दिन सुबह आप देखोगे कि दो पार्ट्स में से स्प्लिट हो जाता है सीड। दीज टू पार्ट्स, उसका ऊपर का सीड कोट हट गया, ठीक है, सीड का सीड कोट हट जाता है। अब राजमा भी सोक करोगे ना, जब आप उसको अगले दिन देखोगे तो उसका ऊपर का सीड कोट हल्का सा रिमूव होगा और वो दो पार्ट्स में स्प्लिट कर जाएगा सीड। तो ये जो दो पार्ट्स होते हैं वो कहलाते हैं कॉटिलेडन्स, ठीक है। ये दो पार्ट्स कहलाते हैं कॉटिलेडन्स। अब ये डिपेंड करता है कि सीड में दो कॉटिलेडन है या वन। अगर टू कॉटिलेडन्स होते हैं तो वो कहलाते हैं डाइकॉट प्लांट्स, ठीक है, वो कहलाएंगे डाइकॉट सीड्स। डाई मीन्स टू और मोनो मीन्स वन, ठीक है। तो जहां पर टू कॉटिलेडन्स हैं वो कहलाएंगे डाइकॉट सीड्स। प्लांट्स विद टू कॉटिलेडन्स आर कॉल्ड डाइकॉट सीड्स। व्हेन अ मेज सीड इज सोक्ड फॉर 2 days इन वाटर। अगर हम, अब सेकंड क्या है, हमने यहाँ पे तो चिकपी सीड को करा, तो इसको जब हमने स्प्लिट किया तो इसमें दो पार्ट्स मिले। पर जब हमने मेज सीड को, जो मक्का के दाने होते हैं, इसको अगर हम सोक करें 2 दिन के लिए पानी में, ये दो पार्ट्स में स्प्लिट नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ एक थिन कॉटिलेडन होता है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ वन कॉटिलेडन प्रेजेंट है, तो इसलिए ये जिन प्लांट्स के सीड्स में वन कॉटिलेडन कहलाएगा वो कहलाएंगे मोनोकॉट प्लांट्स।
अब प्लांट्स में जो नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स, रूट सिस्टम और लीफ वेनेशन, इनके बीच में भी एक रिलेशन है, ठीक है। तो जो डाइकॉट सीड्स मिलते हैं जिन प्लांट्स में, उनमें हमें टैप रूट और रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे हमारे ये किडनी बीन्स हो गए, ठीक है, ग्राम सीड्स हो गए, इनमें टैप रूट सिस्टम होता है, इनकी लीव्स में मिलेगा रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। और इनके सीड्स कौन से होते हैं? डाइकॉट सीड्स। तो जिन प्लांट्स में डाइकॉट सीड्स होंगे उनमें टैप रूट और रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। वहीं जो मोनोकॉट सीड्स हैं, जो प्लांट्स हैं जिनमें मोनोकॉट मतलब सिंगल कॉटिलेडन होता है, उनमें रूट्स कैसी होती हैं? उसमें फाइब्रस रूट मिलेंगी और वेनेशन कैसा होगा? उनके लीव्स में पैरेलल वेनेशन मिलेगा, ठीक है। उनकी रूट्स फाइब्रस रूट्स होंगी और मिलेगा उनमें पैरेलल वेनेशन। ये तो था प्लांट्स की ग्रुपिंग, ठीक है। हमने किस किस के बेसिस पे करा? स्टेम के बेसिस पे करा, हमने फ्लावर्स की प्रेजेंस के बेसिस पे किया, हमने उनकी लाइफ साइकिल के बेसिस पे किया कि वो कितने टाइम में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने रूट सिस्टम, लीफ वेनेशन और कॉटिलेडन्स के बेसिस पे भी हमने डिवाइड की, ग्रुप किए प्लांट्स। अब हम एनिमल्स की ग्रुपिंग देखते हैं कि हम एनिमल्स को कैसे ग्रुप कर सकते हैं। तो एनिमल्स को हम, एक तो उनकी वर्टिब्रल कॉलम जो बैकबोन होती है, ठीक है, एनिमल्स में बैकबोन होती है, उसके बेसिस पे, उसकी प्रेजेंस के बेसिस पे हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं इनवर्टिब्रेट्स जिनमें ये वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। ये जो बैकबोन होती है हमारी, ये जिन एनिमल्स में नहीं मिलती है वो कहलाते हैं इनवर्टिब्रेट्स। इसमें हमारे इंसेक्ट्स भी आते हैं, ठीक है। ये इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। और वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा, जैसे हमारी फिश है ना, स्नेक्स, लिजर्ड्स, बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है। ये सब होते हैं वर्टिब्रेट्स। सेकंड, किस टाइप से हम ग्रुप कर सकते हैं? हम उनको ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पे भी ग्रुप कर सकते हैं कि वो क्या खा रहे हैं। जैसे हर्बीवोर्स, प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, प्लांट्स को खा रहे हैं। कार्निवोर्स, दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं। ओमनिवोर्स, जो दोनों को खा रहे हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खा रहे हैं, ठीक है। और स्कैवेंजर्स होते हैं जो कि डेड और डिकेइंग मैटर को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, वो होते हैं स्कैवेंजर्स। तीसरा मेथड क्या है एनिमल्स को ग्रुप करने का? हम उनको उनके मूवमेंट के बेसिस पे, कि वो किस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं और कौन सा बॉडी पार्ट यूज कर रहे हैं मूवमेंट में, उसके बेसिस पे भी हम एनिमल्स को ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एनिमल्स दैट क्रॉल, कुछ एनिमल्स रेंगते हैं, जैसे हमारा स्नेक है, ठीक है, ये अर्थवॉर्म, ये क्या है? ये एनिमल्स क्रॉल कर रहे हैं। दूसरे होते हैं एनिमल्स दैट कैन स्विम लाइक फिश, है ना, वेल, शार्क, ये कौन सा ऑर्गन यूज कर रहे हैं अपना बॉडी पार्ट? ये फिन्स यूज करते हैं। एनिमल्स दैट कैन फ्लाई, इसमें बर्ड्स आते हैं हमारे सारे, ठीक है, ये यूज कर रहे हैं विंग्स, है ना। इनके जो फोर आर्म्स होती हैं, इनकी वो फोर आर्म्स डेवलप कर जाती हैं विंग्स की फॉर्म में। ये हाईली मस्कुलर पार्ट होता है और ये इसकी मदद से ये फ्लाई करते हैं, ठीक है। एनिमल्स दैट वॉक, जिसमें हमारे मैमल्स, इंसेक्ट्स भी हैं। ये क्या है? ये कैसे वॉक कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ लेग्स, ठीक है। और फ्लाई में हमारे इंसेक्ट्स भी होते हैं, कुछ इंसेक्ट जैसे मॉस्किटो है, दे कैन फ्लाई, दे हैव विंग्स, है ना। तो कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं। तो इस तरीके से कैसे वो मूव कर रहे हैं और किस बॉडी पार्ट को यूज करके मूव कर रहे हैं, उससे हम एनिमल्स को उस ग्रुप मेथड से भी, उस बेसिस पे भी हम उनको ग्रुप कर सकते हैं। ये तो था ग्रुपिंग, ठीक है, ग्रुपिंग हो गई। अब एनिमल्स की, अब बात करते हैं हैबिटेट की। हैबिटेट क्या है? वो जगह जहाँ कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है, जहाँ पे वो उस वहाँ रहने के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल है, वो वहाँ पे सरवाइव कर सकता है इजीली, वो उसका हैबिटेट कहलाता है, ठीक है। अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। जहाँ वो रह रहा है, जहाँ वो बॉर्न हुआ, जहाँ वो बड़ा हो रहा है, जहाँ से वो अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, फूड ले रहा है, ठीक है, वहीं उसको फूड मिल रहा है, वहाँ उसको शेल्टर मिल रहा है, एयर, वाटर, जो भी सर्वाइवल के लिए चीज़ें चाहिए वो सब उसको वहाँ हैबिटेट में मिल रही हैं। तो वही हैबिटेट उसको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है। तो ये होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट। हैबिटेट कितने टाइप के हैं? हैबिटेट टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है टेरेस्ट्रियल और दूसरा है एक्वेटिक।
टेरेस्ट्रियल मतलब कि जो प्लांट्स और एनिमल्स जो भी लैंड पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड, है ना, टेरा मीन्स लैंड, तो जो भी ऑर्गेनिजम्स लैंड पर रह रहे हैं वो कहलाते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और उनका जो हैबिटेट है वो कौन सा कहलाएगा, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहलाएगा। इसमें डिफरेंट टाइप के टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हैं, जैसे फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स, है ना। ग्रासलैंड्स होते हैं जो बिल्कुल ट्रीज वगैरह कम होती है, वहाँ पे ग्रास का पूरा लैंड होता है वो। माउंटेन्स, ये सब हो गए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। फिर दूसरा टाइप ऑफ हैबिटेट होता है एक्वेटिक हैबिटेट। यहाँ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि वाटर में रहते हैं, है ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स विच लिव इन वाटर दे आर एक्वेटिक एनिमल्स। और इनका जो हैबिटेट है वो क्या है, एक्वेटिक हैबिटेट है। इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्रेश वाटर जो कि फ्रेश वाटर सोर्सेज में रह रहे हैं, जैसे हमारे पॉन्ड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, यहाँ फ्रेश वाटर है। और एक होता है मेरीन हैबिटेट जहाँ पे जैसे हमारा सॉल्टी वाटर है, ठीक है, सी एंड ओशियंस, ये हमारे मेरीन हैबिटेट्स हो गए। अब हम जब एनिमल्स की ग्रुपिंग कर रहे थे तो क्या हम एनिमल्स को उनके हैबिटेट के बेसिस पे ग्रुप कर सकते हैं, बताओ। बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे ये फ्रॉग है, ये क्या है, ये एम्फीबियन है क्योंकि ये लैंड और वाटर दोनों पे रह सकता है। ये मंकी, ये कौन सा है, ये आर्बोरियल एनिमल है क्योंकि ये ट्रीज पे रहते हैं। आर्बोरियल यानी ट्रीज पे रहते हैं ये एनिमल्स, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये क्या है, ये है एरियल एनिमल, ठीक है, क्योंकि ये एयर में रह रहे हैं, हवा में उड़ते हैं, इसलिए ये एरियल हो गए। तो हम एनिमल्स को भी क्या ग्रुप कर सकते हैं हैबिटेट्स के बेसिस पे, यस डेफिनेटली वी कैन ग्रुप देम। देखो कैसे, एनिमल्स अपने हैबिटेट के बेसिस पे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं और एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल में आर्बोरियल मैंने बताया जो ट्रीज पे रह रहे हैं, एरियल जो उड़ सकते हैं, ठीक है, एम्फीबियंस हैं जो लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं। बेसिकली आप कहोगे क्रोकोडाइल भी एम्फीबियन है, बट नो, क्रोकोडाइल इज नॉट एम्फीबियन, क्योंकि ये जो फ्रॉग होता है ना, ये दोनों पे लैंड और वाटर में इनका मेथड ऑफ जो ब्रीदिंग है वो अलग है, रेस्पिरेशन का मेथड जो ऑर्गन है वो अलग है, ठीक है। जब ये वाटर में होते हैं तो ये अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं एंड लैंड पे ये लंग्स से ब्रीथ करते हैं। बट जो रेप्टाइल्स जैसे हमारे क्रोकोडाइल्स होते हैं, दे हैव ओनली लंग्स टू ब्रीथ, तो उनको एक्चुअली दे आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ओनली, वो वाटर में रह सकते हैं बट उन्हें ब्रीथ करने के लिए लैंड पर आना ही होता है, दे कैन नॉट ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, ठीक है। तो यहाँ हमारे जो एम्फीबियंस है इसमें से फ्रॉग्स आते हैं, फ्रॉग, टोड, है ना, ये हमारे एम्फीबियंस में आएंगे। फिर एक्वेटिक में हमारे दो टाइप के होते हैं, एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होंगे जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, और जो मेरीन वाटर में रहते हैं वो मेरीन ऑर्गेनिजम्स हो गए जो सी और ओशियंस में मिलेंगे, ठीक है। अब हैबिटेट के अकॉर्डिंग भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अपने अंदर कुछ एडेप्टेशंस डेवलप कर लेते हैं, जैसे कि एक कैमल है, ठीक है। कैमल आपको कोल्ड जगहों पे, माउंटेन्स पे भी देखने को मिलेंगे, और जो कैमल है आपको डेजर्ट्स में भी मिलेंगे। हम डेजर्ट वाले कैमल को ज़्यादा याद रखते हैं, लेकिन कोल्ड जो जगह होती है पहाड़ों पे भी हमको कोल्ड वहाँ पे भी कैमल्स देखने को मिलते हैं, बट दे हैव डिफरेंट फीचर्स, ठीक है। जो कोल्ड क्लाइमेट में जो कैमल्स होते हैं वहाँ के, उनके फीचर्स डिफरेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने उस एनवायरनमेंट, उस टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, तो वहाँ पे क्या है, कुछ नए फीचर्स डेवलप हो गए हैं उनके अंदर। तो वही चीज़ें जो किसी ऑर्गेनिज्म को अपने हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए वो स्पेशल फीचर्स जो वो डेवलप करते हैं वो कहलाते हैं उनकी एडेप्टेशंस, ठीक है। द स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट, ठीक है, उनके उस एक्सट्रीम हैबिटेट, कैसा भी हो हैबिटेट, मतलब जैसे कोई बहुत ज़्यादा गर्म जगह पे है, कोई बहुत ठंडी जगह पे, कोई ऐसी जगहों पे जहाँ बहुत बारिश होती है, तो उसके हिसाब से जो वाटर में प्लांट्स हैं उनके अंदर अपनी एडेप्टेशंस होती हैं वाटर के हिसाब से, ठीक है। तो ये जो स्पेशल फीचर्स प्लांट्स और एनिमल्स डेवलप करते हैं अपने हैबिटेट्स में सर्वाइव करने के लिए वो कहलाते हैं एडेप्टेशंस। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि डेजर्ट प्लांट्स, इनमें कौन सी एडेप्टेशंस होंगी, इनमें फ्लैशी स्टेम होती है ऑफ दीज प्लांट्स हेल्प इन स्टोरिंग द वाटर। इनकी जो स्टेम्स है आप देख रहे हो कितनी मोटी होती है, फ्लैशी होती है, इसमें काफ़ी वाटर होता है, ये इसमें वाटर स्टोर करके रखते हैं, तो जब भी वाटर की कमी होती है ये वहीं से वाटर अपना यूज़ करते हैं। साथ ही
ये जो फ्लैशी स्टेम है इनको हॉट कंडीशंस भी टॉलरेट करने में हेल्प करती है। इनकी जो लीव्स होती हैं ये थॉर्न्स में चेंज हो जाती हैं, ठीक है। कांटे होते हैं ना इनमें बहुत सारे, ये देख कांटे हैं, ये कांटे जो हैं ये एक्चुअली लीव्स हैं इनकी, ये जो थॉर्न्स हैं दे आर लीव्स। और ये लीव्स क्यों बन गए ऐसे थॉर्न्स की तरह, ताकि ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें लीव्स से वाटर रिलीज होता है एयर में, ठीक है। तो इस वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि एक तरीके से वाटर लूज ही तो कर रहा है प्लांट अपने अंदर से, तो ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए, जिससे कि ये वाटर कम से कम लूज करें प्लांट्स, क्योंकि ऑलरेडी डेजर्ट में क्या है, पानी की कमी है, वहाँ पानी ही नहीं है, बहुत कम पानी होता है। तो इसलिए जो इनके लीव्स हैं वो ऐसे रिड्यूस करके मॉडिफाई करके बन जाती है थॉर्न्स, जिससे कि कम से कम पानी का लॉस हो ट्रांसपिरेशन के थ्रू। साथ ही इनकी लीव्स पे ना एक कोटिंग होती है, वैक्सी कोटिंग, थिक वैक्सी कोटिंग होती है, जिससे कि वो भी सेम जो वैक्सी कोटिंग है क्या है, वो वाटर को ट्रांसपिरेशन में को प्रिवेंट कर रही है, ठीक है, वो वाटर लॉस नहीं होने देती है। इनकी रूट्स बहुत गहरी होती हैं, दे आर वेरी डीप इनटू द सॉइल, क्योंकि सॉइल के अंदर क्या है, आप जितना नीचे जाओगे वहाँ पानी होता है, तो ये इसीलिए इनकी जो रूट्स होती है वो इतनी डीप होती है, इतनी गहरी होती है कि वो नीचे से पानी लेती है। नॉर्मली ऊपर ऊपर ज़्यादा पानी नहीं है वहाँ पे, क्योंकि डेजर्ट में बारिश भी कम होती है, वहाँ पानी की भी कमी है, तो इसलिए वो ग्राउंड से नीचे, बहुत नीचे जाके वहाँ से पानी लेने के लिए वहाँ डीप रूट्स होती हैं उनमें। दे हैव ग्रीन स्टेम्स विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है, जब लीव्स तो नीड थॉर्न में कन्वर्ट हो गई, मॉडिफाई हो गई, तो यहाँ फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, खाना तो चाहिए प्लांट को भी, तो वो कौन कर रहा है, वो ग्रीन स्टेम्स करते हैं, यहाँ की स्टेम्स जो है वो ग्रीन होती हैं, ठीक है, तो वो ग्रीन स्टेम्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो ना ऐसे, ये ऐसे स्टेम्स, ये लीव्स जो है निडल में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है, इनकी फ्लैशी स्टेम्स हैं, ये फ्लैशी स्टेम देख रहे हो आप, जिसमें वाटर स्टोर्ड होता है। ये तो था डेजर्ट का। अब अगर हम बात करें माउंटेन हैबिटेट में, कहीं पहाड़ों पे, वहां पे प्लांट्स में क्या आपको एडेप्टेशंस मिलेंगी, क्योंकि वहां बहुत फ्रीक्वेंट स्नोफॉल होता है, तो वहां प्लांट्स की शेप ऐसे कोनिकल होती है, ठीक है। उससे क्या होता है, जो भी स्नो गिरेगी वो यहाँ से नीचे से फॉल ऑफ कर जाएगी, ठीक है, ऐसे फिसल के नीचे गिर जाएगी, तो यहाँ पर इनके ऊपर नहीं रुकती है स्नो ज़्यादा, तो जिससे प्लांट को डैमेज कम होता है। सिंस देयर इज फ्रीक्वेंट स्नोफॉल्स ऑन द माउंटेन्स, ट्रीज हैव कोनिकल शेप, ठीक है, कैसी शेप होती है इनकी, कोनिकल शेप होगी। एंड स्लोपिंग ब्रांचेस, ऐसे नीचे को स्लोप करती हुई ब्रांचेस होती हैं, इससे क्या होता है कि जो भी स्नो है वो इजीली नीचे फिसल के गिर जाएगी, सो दैट स्नो कैन स्लाइड डाउन इजीली एंड प्रिवेंट द रिस्क ऑफ ब्रेकेज फ्रॉम हैवी स्नोफॉल। और हैवी स्नोफॉल से जो प्लांट को प्लांट उसके वजन से टूट ना जाए ब्रांचेस, तो वो उसको प्रिवेंट करता है। ये लीव्स इसमें भी निडल लाइक हो जाती हैं, इससे भी ट्रांसपिरेशन प्रिवेंट करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ भी जो वाटर है वो मिलता नहीं इजीली प्लांट को, वो जम जाता है सॉइल में, है ना, बर्फ बन गया है, तो वो इजीली प्लांट को अवेलेबल ही नहीं है, तो उसको भी वाटर लॉस प्रिवेंट करना है, कम से कम वाटर लॉस हो। तो टू रिड्यूस द वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन, नीडल लाइक लीव्स आर प्रेजेंट। इट ऑल्सो हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ इजीली, और साथ ही जो रेन वाटर है या स्नो है उसको भी क्या है, वो नीचे इजीली इससे फिसल के नीडल से गिर जाता है। नीडल लाइक लीव्स हैव थिक वैक्सी लेयर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन और स्नो। साथ ही ये जो लीव्स होती है, नीडल लाइक लीव्स है, इनके ऊपर भी एक वैक्सी कोटिंग होती है, ठीक है, वैक्सी लेयर होती है जो कि इन्हें रेन से या स्नो से प्रोटेक्ट करती है। ब्रॉड लीव ट्रीज फाउंड ऑन माउंटेन्स शेड देयर लीव्स बिफोर ऑनसेट ऑफ विंटर्स। अब ये तो निडल लाइक लीव्स की बात हुई, लेकिन कुछ ट्रीज होते हैं जहाँ पे बड़ी लीव्स होती हैं, ब्रॉड लीव्स होती हैं, तो वहाँ क्या होता है, जो विंटर आने से पहले ही ये प्लांट्स अपनी सारी लीव्स शेड कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि ना तो विंटर्स में वाटर लॉस होगा, अब क्या होगा उस समय जब स्नोफॉल होगा तो वहाँ पे ऑलरेडी वाटर फ्रोजन होगा सॉइल के नीचे, तो इनको पानी भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये जो लीव्स, क्योंकि इन्होंने ड्रॉप कर दी सारी लीव्स, इनकी झड़ गई लीव्स, तो उससे क्या होगा, अब ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस नहीं होगा, तो इस तरीके से ये सर्वाइव कर पाते हैं ठंड में, ठीक है। दूसरा, ये ग्राउंड के बिल्कुल नीचे की तरफ ग्रो करते हैं, इनकी ट्रीज आप देखोगे इनकी स्टेम जो होती है शॉर्ट होती है ना, क्यों, दे ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड टू अवॉइड बीइंग अपरूटेड बाय द स्ट्रॉन्ग विंड्स, ताकि जो तेज तेज हवाएं वहां पे चलती हैं उससे वो उखड़ के ना गिर जाए, तो ये जो ग्राउंड के पास में होते हैं इसीलिए ये उसको प्रिवेंट, ये फीचर उनको प्रिवेंट करता है पूरा गिर जाने से प्लांट को, ट्री को, सॉरी।
अब हम देखते हैं ये रोडोडेंड्रॉन का एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि जो नीलगिरीज में रोडोडेंड्रॉन्स ग्रो कर रहे हैं। नीलगिरीज है सदर्न इंडिया में हिल्स है, ठीक है, वहाँ जो रोडोडेंड्रॉन्स ग्रो कर रहे हैं दे हैव शॉर्ट हाइट और उनमें लीव्स छोटी होती हैं, क्योंकि वहाँ बहुत तेज हवाएं चलती हैं, ठीक है। लेकिन वहीं जो सिक्किम में रोडोडेंड्रॉन्स हैं, रोडोडेंड्रॉन सिक्किम में भी ग्रो कर रहे हैं, वहाँ वो शॉर्ट हाइट के नहीं होते, दे आर टॉलर इन हाइट, ठीक है, वो टॉल होते हैं। ऐसे ही सेम टाइप ऑफ प्लांट जब डिफरेंट हैबिटेट्स में है तो वो डिफरेंट फीचर्स शो करेंगे, ठीक है। तो सेम प्लांट एग्जिबिट डिफरेंट फीचर्स इन डिफरेंट माउंटेन रीजन्स टू सर्वाइव डिफरेंट कंडीशंस। दोनों ही माउंटेन रीजन्स में ग्रो कर रहे हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है वहाँ के अलग अलग माउंटेन हैबिटेट्स के भी अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है, अलग अलग कंडीशन है, जिसके हिसाब से वहाँ वो सर्वाइव करने के लिए उन्होंने कुछ फीचर्स डेवलप कर लिए हैं। जैसे नीलगिरीज में ग्रो होने वाले रोडोडेंड्रॉन्स हाइट में छोटे होते हैं और उनकी लीव्स छोटी होती हैं, ताकि वहाँ जो तेज हवाएं हैं उनको सर्वाइव कर सके। वहीं जो सिक्किम में रोडोडेंड्रॉन्स हैं वो हाइट में टॉल होते हैं, ठीक है। अब हम कैमल देखते हैं, कैमल राजस्थान में और कैमल लद्दाख में। लद्दाख मतलब यहाँ हम बात करें कोल्ड डेजर्ट, जहाँ पे बहुत ठंडा है, बर्फ जमी हुई है, वहां पर जो कैमल्स रहते हैं उनके, और राजस्थान में जो हमें ये डेजर्ट है, ठीक है, ये यहाँ पे पूरा डेजर्ट है, तो यहाँ जो कैमल्स मिल रहे हैं इनमें डिफरेंस होता है, ठीक है, इनके फीचर्स में, उसको देखते हैं। सबसे पहले हम राजस्थान में जो कैमल्स मिल रहे हैं, जो डेजर्ट रीजन में कैमल मिल रहे हैं, उनके फीचर्स देखेंगे। तो इनमें होते हैं लॉन्ग लेग्स, लंबी लंबी टांगे होती हैं इनकी, ठीक है, ताकि इनकी जो बॉडी है सैंड से बहुत ऊपर रहे, उसकी सैंड से आने वाली जो रेत है ना, रेगिस्तान में डेजर्ट में सैंड होती है, गर्म रेत होती है, तो वो जो रेत से गर्मी आ रही है वो उनकी बॉडी तक ना पहुंचे, इसलिए इनके लंबे लेग्स होते हैं, दे हैव लॉन्ग लेग्स। इट हैज वाइड हूव्स विच हेल्प टू वॉक इन सैंड विदाउट सिंकिंग। जो इनके पैरों में हूव्स होते हैं ये वाइड होते हैं, ठीक है, ताकि वो इनको सैंड में वॉक करने में हेल्प करते हैं, नहीं तो सैंड में क्या होगा, वो फिर अंदर सिंक होता जाएगा उनका पैर, ठीक है। तो ये उसको प्रिवेंट करने के लिए इनके वाइड हूव्स होते हैं। इनके जो हम्प्स होती है, यहाँ पे फूड, इसमें फूड स्टोर्ड रहता है, ये जो हम्प है इसमें फूड स्टोर्ड होता है, ठीक है। और जब भी फूड की कमी होती है वहाँ पे डेजर्ट्स में, तो ये इस फूड को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, कैमल्स इस फूड को यूज़ कर लेते हैं। जो हॉट डेजर्ट में कैमल्स होते हैं ना, इसमें सिर्फ वन हम्प मिलता है, एक ही हम्प मिलता है। जब हम कोल्ड डेजर्ट के लद्दाख के कैमल के फीचर्स देखेंगे तो हम उसमें पाएंगे कि उनके पास 2 हम्प्स होते हैं, ठीक है। अब पहले हम इसी पे ही देखते हैं, डेजर्ट का ही कैमल देखते हैं, राजस्थान के कैमल्स के पढ़ते हैं। यहाँ पे ये क्या है, बहुत लार्ज अमाउंट में पानी एक साथ पी लेते हैं, ताकि इनको बहुत लंबे टाइम तक पानी नहीं पीना पड़ता, दे कैन लिव विदाउट वाटर फॉर डेज, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पानी की बहुत कमी है, इनको कई बार बहुत दिनों तक पानी नहीं मिलता है, तो इसलिए ये एक ही बार में बहुत सारा पानी पी लेते हैं। फिर साथ में ये यूरिन जो है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में यूरिन एक्सक्रीट करते हैं। इनकी जो डंग है, जो इनका एक वेस्ट मटेरियल है जो ये एक्सक्रीट कर रहे हैं, ये ड्राई होता है, इसमें पानी नहीं होता, बहुत कम पानी होता है, ठीक है। और इनको स्वेटिंग भी नहीं होती, दे डू नॉट स्वेट। इससे क्या होता है, इन सब फीचर्स से, यूरिन कम एक्सक्रीट करने से, डंग ड्राई होने से और स्वेट नहीं पास करने से क्या होता है, वाटर कंजर्व हो रहा है, वाटर इनकी बॉडी में बचा रहता है, क्योंकि इन्हें बहुत दिनों तक कई बार बिना पानी के रहना पड़ता है। तो ये इन्हीं फीचर्स की वजह से ये कई दिनों तक बिना पानी के सर्वाइव कर जाते हैं। जो हमारे लद्दाख में जो कैमल्स हैं, कोल्ड डेजर्ट में जो कैमल्स मिलेंगे, वहाँ क्या होता है, उनकी हाइट शॉर्ट होती है ताकि वो माउंटेन्स पे वॉक कर सके, ठीक है। इनकी शॉर्ट हाइट इनको माउंटेन्स पे वॉक करने में हेल्प करती है। इनके पास 2 हम्प्स होते हैं, ठीक है। यहाँ हमारे इसमें जो राजस्थान में कैमल थे इसमें सिर्फ 1 हम्प था, यहाँ पे 2 हम्प्स है, ठीक है, 1 एंड 2 हम्प्स होते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे विंटर्स के टाइम में बहुत ही कम खाना मिलता है, तो उस टाइम में वो इसी हम्प्स को यूज़ करते हैं। और ये जब विंटर्स आती है ना वहाँ पे, तो ये दोनों हम्प्स जो हैं इनके बहुत ज़्यादा श्रिंक कर जाते हैं विंटर्स के टाइम में, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें जो स्टोर्ड फूड है उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। साथ ही इनके पास लॉन्ग हेयर्स होते हैं, हेड टू नेक, सर से नेक तक, देख रहे हो आप कितने सारे बाल हैं, ये ना, ये जो हेयर्स हैं ये क्या करें, इनको विंटर्स में प्रोटेक्ट करते हैं, ये हेयर्स, ठीक है, ये इनको विंटर्स में प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये स्पेशल फीचर्स होते हैं, तो ये होती है एडेप्टेशंस, मतलब जो भी हैबिटेट में उस वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग जो भी
फीचर्स ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहे हैं वो कहलाते हैं एडेप्टेशंस, ठीक है, ताकि वो उन सरकमस्टांस उन कंडीशंस को, हैबिटेट की जो भी एक्सट्रीम कंडीशंस है उनको सर्वाइव कर सकें, ठीक है। अब आता है बायोडाइवर्सिटी लॉस। अगर हम पेड़ को काटने लगें, ठीक है, हम जंगलों में शहर बना दें, तो क्या होगा, जो बहुत सारे एनिमल्स हैं उनके लिए उनका घर चला गया, उनके लिए खाने का सोर्स चला गया, ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं, साथ ही पोल्यूशन से भी बहुत सारी स्पीशीज को नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट दीज थिंग्स आर लीडिंग टू, दे आर लीडिंग टू बायोडाइवर्सिटी लॉस। इससे क्या हो रहा है, बहुत सारी स्पीशीज खत्म हो जाते हैं, जब उन्हें खाना नहीं मिलेगा भूख से मरने लगे, ठीक है, उनका घर चला गया, तो उनके पास कोई शेल्टर नहीं है, बारिश हवा पानी सब उनको लग रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या है, जब किसी ज्योग्राफिकल एरिया, किसी भी एरिया से कोई स्पीशीज पूरी तरह खत्म हो जाती है, एलिमिनेशन ऑफ अ स्पीशीज फ्रॉम अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया लीड्स टू बायोडाइवर्सिटी लॉस। और अगर एक भी स्पीशीज पूरी तरह खत्म हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है, जब वहां से उस एरिया से बिल्कुल हट गई है, एलिमिनेट हो गई है, तो वहां पे एक बैलेंस भी खत्म हो गया है, क्योंकि क्या है, हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। बायोडाइवर्सिटी को में क्या है, नेचर में एक बैलेंस मेंटेन किए हुए हैं, तो वो नेचर में जो बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब होता है बायोडाइवर्सिटी लॉस से। तो कोई भी स्पीशीज, चाहे वो प्लांट हो चाहे कोई एनिमल हो, अगर उसकी स्पीशीज को किसी एरिया से पूरी तरह हटा दिया जाए, वो एलिमिनेट कर दी जाए, तो दैट लीड्स टू बायोडाइवर्सिटी लॉस। लॉस मीन्स नुकसान, तो वहाँ की उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। ये क्यों होता है बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्योंकि हैबिटेट्स में चेंजेस आए हैं। क्या हुआ है, हैबिटेट में जो चेंज आया है, क्लाइमेट की वजह से हो सकता है, ह्यूमन इंटरफेरेंस से हो सकता है, ठीक है, जो भी चेंजेस आए उससे क्या हुआ, खाने की कमी हो गई, बारिश नहीं आई, वेदर एक्सट्रीम चेंजेस भी होते हैं, जिससे भी कई बार बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ फूड, ठीक है, हैबिटेट्स में चेंज आ जाते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, खाना खत्म हो गया, लॉस ऑफ फूड, शेल्टर नहीं मिल रहा है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो खत्म हो गया प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस का मेन रीज़न है ह्यूमन इंटरफेरेंस। सबसे ज़्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। हम जंगल काट काट के शहर बना रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, बहुत सारे एनिमल्स के लिए उनका फूड, शेल्टर और बहुत से रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, वाटर जो हमारा पोल्यूट हो रहा है, सॉइल पोल्यूट हो रही है, इनसे भी बहुत सारे स्पीशीज को नुकसान हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है, इससे जब स्पीशीज खत्म हो जाती है किसी एरिया से, तो उसको बोलेंगे हम बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो हमें क्या करना है, हमें इस बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, ये बहुत ज़रूरी है ना, तभी तो हमारी लाइफ, अर्थ पे लाइफ चलती रहेगी, तभी तो लाइफ कंटिन्यू रहेगी। लाइफ को सस्टेन करने के लिए हमें इस बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो इसका एक एग्जाम्पल होता है कम्युनिटी प्रोटेक्टेड सेक्रेड ग्रोव्स। सेक्रेड ग्रोव्स क्या होते हैं, ये फॉरेस्ट के कुछ आइसोलेटेड अनडिस्टर्ब्ड पैचेस हैं। अनडिस्टर्ब मतलब कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई वहां जा नहीं सकता, और वहां की जो लोकल कम्युनिटीज हैं, जो लोकल ट्राइब्स हैं, वो उस एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं, वहां पे वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं उस एरिया की, ठीक है। तो वहां पे वो चाहे छोटा सा एरिया हो सकता है, कोई बहुत बड़ा लार्ज साइज भी हो सकता है, और यहाँ की लोकल कम्युनिटीज उसको प्रोटेक्ट करती हैं। इन एरियाज में कोई भी अलाउड नहीं होता कि वो जाके यहाँ पेड़ काटे या किसी एनिमल का शिकार करे। तो नो वन इज अलाउड टू हार्म प्लांट्स एंड एनिमल्स। उस एरिया के जो ये सेक्रेड ग्रोव्स होते हैं, उस एरिया में कोई भी पर्सन नहीं जा सकता, सिर्फ वहाँ की लोकल कम्युनिटीज होती हैं जो कि उस एरिया को प्रोटेक्ट करती हैं। वो वहाँ के नेचर को वर्शिप करते हैं, उसको पूजा करते हैं उस एरिया की, ठीक है। तो ये होते हैं सेक्रेड ग्रुप। इस तरीके से ये एक एग्जाम्पल है जिसको एक कम्युनिटी, जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है, वो उसको प्रोटेक्ट कर रही है। तो हमें बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, जिससे कि क्या है, हमारी अर्थ पे लाइफ सस्टेन रहे, ठीक है। अब कुछ क्विज फिर से कर लेते हैं, फटाफट से, क्विज टाइम आ गया है। तो हमें ये पिक्चर ऑब्जर्व करनी है, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, ठीक है, और इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है। आपने ऑब्जर्व कर लिया पिक्चर को, ये किस टाइप के सीड्स हैं, जल्दी बताओ। ये हैं किडनी बीन्स, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, ये हैं डाइकॉट सीड्स। किडनी बीन्स क्या होते हैं, जब हम इनको सोक करेंगे, तो ये सोक करने के बाद जब इनका सीड कोट रिमूव करेंगे तो ये स्प्लिट कर जाएंगे दो पार्ट्स में, तो ये दो पार्ट्स क्या है, कॉटिलेडन्स। तो ये क्या हो गए, डाइकॉट सीड्स हो गए। डाइकॉट सीड्स जिसमें मिलते हैं उसमें कौन सा विनेशन मिलेगा,
इसमें कौन सा वेनेशन देखने को मिलेगा इन प्लांट्स में? इनमें मिलेगा रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। और इनमें विच टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज प्रेजेंट? कौन सा रूट सिस्टम होता है? जहां रेटिकुलेट वेनेशन है और डाइकॉट है वहां पे मिलेगा टैप रूट सिस्टम, ठीक है। कौन सा रूट सिस्टम मिलेगा? टैप रूट सिस्टम। अब ये कुछ एनिमल्स हैं, इनको हम इनके हैबिटेट्स के बेसिस पे क्या करेंगे? लिस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, और यहाँ मैं लिख देती हूँ एम्फीबियन, जो दोनों जगह रहते हैं, ठीक है। हम इनको ग्रुप करते हैं। तो लायन किस में आएगा? लायन आएगा हमारा टेरेस्ट्रियल में। स्पैरो, स्पैरो एरियल है, लेकिन एरियल भी किसका पार्ट है? टेरेस्ट्रियल का ही तो पार्ट है। फिश, फिश जाएगी एक्वेटिक में। फ्रॉग, एम्फीबियन। एंड क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल को हम टेरेस्ट्रियल में रखेंगे, ठीक है। इट्स नॉट एक्वेटिक एनिमल। फिर डॉल्फिन, डॉल्फिन इज एन एक्वेटिक एनिमल। ऑक्टोपस, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म आएगा टेरेस्ट्रियल में, ठीक है। और बटरफ्लाई भी हमारी टेरेस्ट्रियल में आएगी। कॉकरोच भी टेरेस्ट्रियल में आएगा, ठीक है। टॉर्टोइज भी टेरेस्ट्रियल में आएंगे, दे आर नॉट एम्फीबियंस। ईगल भी हमारा टेरेस्ट्रियल में ही आएगा, और वेल किस में आएगी? एक्वेटिक में, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इनको टेबल फॉर्म में भी बना सकते हैं, कि हम टेबल बना लेते हैं, 3 कॉलम बनाते हैं, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक और एम्फीबियन, और उसमें हम इनको नेम कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीटली पढ़ा दिया है। आप इसको अपनी बुक से रीड करोगे, चैप्टर को खुद से रीड करना है, तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा। और जब आपको चैप्टर समझ में आए तो आप उसके क्वेश्चंस ट्राई करो। आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, कोई भी पॉइंट, तो आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर बच्चों।